नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप लोगों की कर्मठता व कर्तव्य परायणता को देखकर मुझे जयशंकर प्रसाद की पंक्तियाँ याद आती है कि अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। तो आपको निरंतर जो ऐसी प्रकार के भाव लेकर निरंतर अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए बढ़ते रहना है। कोई भी चुनौतियाँ, कोई भी बाधा आए, घबराना नहीं है। साथ में आप लोग जो जितने हमारे चैनल्स को देख रहे हो, तो उससे में हमारे को विदित हो रहा है कि आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा इसमें रुचि ले रहे हो और आप लोग जो है इसको देखते हुए जो है कर्मठता का परिचय दे रहे हो। तो आप सभी से निवेदन है कि जो भी इस चैनल को देखता है उसे एक बार ज़रूर लाइक करें। आप लोगों को अच्छा लगता है तो उसमें आप कमेंट भी करें और इसको अगर किसी को शेयर करना होता है अपने मित्रों को तो उनको शेयर भी करें। तो आप सभी की कर्मठता व कर्तव्य निष्ठा को एक बार संज्ञान परिवार जो है नमन करता है। आपका साधुवाद, धन्यवाद, आपका सहयोग व परम स्नेह आप निरंतर बना रहे। आज जो हम बिंदु स्टार्ट करने वाले हैं वो अपना बिंदु है संज्ञा। संज्ञा के बारे में बात करते हैं कि संज्ञा जो है इससे भी रिलेटेड प्रश्न आते हैं, जबकि हम संज्ञा को सबसे छोटा बिंदु मानते हैं कि संज्ञा से क्या प्रश्न आएंगे, और संज्ञा तो हमारे को सबको आती है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। संज्ञा जो होती है उसमें वो अलग प्रकार से नए तरीके से प्रश्न जो वो पूछने लग गया है। तो आज हम संपूर्ण संज्ञा के बारे में सारगर्भित जानकारी जानते हैं और संज्ञा से रिलेटेड किस तरह के प्रश्न परीक्षा में आए हुए हैं और किस तरह के प्रश्न आने की संभावना है, इन सब के बारे में मैं आप लोगों को विदित कराऊंगा। तो आज जो अपना महत्वपूर्ण बिंदु है वो है संज्ञा। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा था कि विकारी शब्द जो होते हैं वो 4 होते हैं। विकारी शब्द के भेद होते हैं 4। पहला जो विकारी शब्द होता है संज्ञा होता है, दूसरा सर्वनाम होता है, विशेषण और क्रिया। ये 4 प्रकार के विकारी शब्द होते हैं जिनका लिंग, वचन, कारक, काल इनमें से किसी न किसी से रूप परिवर्तन हो जाता है, वे विकारी कहलाते हैं। तो विकारी की परिभाषा, शब्द के भेद होते हैं 5, जिसमें से एक आता है रूपांतरण या रूप परिवर्तन के आधार पर, जिसमें से 2 भेद होंगे। जिनका रूप परिवर्तित हो जाता है वे विकारी कहलाते हैं और जिनका रूप परिवर्तित नहीं होता वे अविकारी कहलाते हैं। लेकिन रूप परिवर्तन होने और न होने की बात किससे होती है? तो अगर लिंग, वचन, कारक और काल से जिनका रूप परिवर्तित हो जाता है वे कहलाते हैं विकारी शब्द, और जिनका लिंग, वचन, कारक, काल से रूप परिवर्तित नहीं होता है वे कहलाते हैं अविकारी या अव्यय शब्द। तो हम विकारी शब्दों के बारे में बात कर रहे हैं। विकारी शब्द जिनका लिंग, वचन, कारक, काल से रूप परिवर्तित हो जाता है, उनके 4 भेद होते हैं। पहला जो भेद आता है वो आता है संज्ञा। आज हम संज्ञा के बारे में बात करते हैं। संज्ञा जो होता है इसका शाब्दिक अर्थ अगर हम देखें, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम, यानी संज्ञा जो है इसका अर्थ होता है नाम। शाब्दिक अर्थ, परिभाषा की बात नहीं कर रहे हैं, परिभाषा जो है इसके बाद आती है। परिभाषा जो है वो एक पंक्ति में, 2 पंक्तियों में आती है, लेकिन जब शाब्दिक अर्थ की बात करते हैं तो केवल उस शब्द की बात होती है, उस शब्द का क्या अर्थ होता है। तो शाब्दिक अर्थ, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम, यानी किसी का भी नाम हो सकता है। तो अब परिभाषा में बात आती है कि किसका नाम होगा, तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, दशा, भाव, स्थिति के नाम का बोध कराने वाले शब्द जो है वो संज्ञा कहलाएंगे। नाम की महत्वपूर्ण महत्ता इसके अंतर्गत रहती है कि नाम किसका भी, किसी का भी नाम हो सकता है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, कोई भी जगह हो सकती है, कोई स्थान, कोई भी वस्तु, कोई दशा, स्थिति या अवस्था के नाम का बोध कराने वाले शब्द जो है वो संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा जो है ये सम, उपसर्ग और झा जो है ये धातु होती है, इससे मिलकर बना है। सम और झा से मिलकर बना है। झा यानी जानकारी, ठीक है, झा यानी जानना या जानकारी प्राप्त करना। तो संज्ञा जो होता है इसमें व्यंजन संधि, अगर शब्द में पूछ ले कि संज्ञा जो शब्द है इसमें व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि कैसे है कि पहले जो है अनुस्वार जो म आए, पहले शब्द के अंतिम वर्ण के रूप में म आए, उसके बाद में कोई भी स्पर्श व्यंजन आता है। तो यहाँ पे ये स्पर्श व्यंजन संयुक्त व्यंजन नहीं है, क्योंकि इसमें ज और ये से मिलकर बना है, ठीक है, ज और ये से मिलकर बना और आ भी जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे स्पर्श व्यंजन है, यानी म के बाद स्पर्श व्यंजन आता है। तो ये जो बिंदु है यहाँ पे म जो है या तो ये अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएगा, ऐसे भी हम इसे लिख सकते हैं, ये अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है। तो संयुक्त व्यंजन मान लो, तो यहाँ पे अगर इसे हम स्पर्श व्यंजन मानेंगे तो ये अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है। तो संज्ञा जो है इसमें व्यंजन संधि होगी, व्यंजन संधि। तो संज्ञा की परिभाषा क्या होगी? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ये हो गई परिभाषा। अब बात करते हैं कि संज्ञा जो है ये किस किस से परिवर्तित होता है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संज्ञा किससे परिवर्तित होता है। परिवर्तित करने की 4 इकाइयाँ होती है। शब्द को परिवर्तन करने की 4 इकाइयाँ होती है, लिंग, वचन, कारक और काल, ये चारों इकाइयाँ होती है।
संज्ञा इन चारों में से किससे परिवर्तित होता है? क्योंकि हमने पढ़ा था विकारी शब्द जो लिंग वचन कारक काल से परिवर्तित हो जाते हैं। तो क्या ये चारों से परिवर्तित होता है? तो एक बात ध्यान रखनी है, संज्ञा चारों से परिवर्तित नहीं होता है। चारों से कोई भी विकारी शब्द चारों इकाइयों से परिवर्तित नहीं होता है। यानी या तो वो 2 इकाइयों से परिवर्तित होगा या वो 3 इकाइयों से परिवर्तित होगा। तो संज्ञा जो है ये शब्द परिवर्तन की 3 इकाइयों से परिवर्तित होता है। संज्ञा जो है लिंग से परिवर्तित होती है, संज्ञा जो है वचन से परिवर्तित होती है, संज्ञा जो है ये कारक से परिवर्तित होती है। लिंग वचन और कारक से संज्ञा परिवर्तित होती है। ठीक है, केवल क्रिया ही एक ऐसा है जिससे काल जो है काल से संज्ञा परिवर्तित नहीं होती है। काल से संज्ञा परिवर्तित नहीं होती है, काल से केवल क्रिया परिवर्तित होती है। अगर परीक्षा में प्रश्न आ जाता है कि संज्ञा कौन सी शब्द परिवर्तन की इकाइयों से परिवर्तित नहीं होती है, तो काल से संज्ञा परिवर्तित नहीं होती है। कोई सा भी काल आए संज्ञा वो की वही रहनी है, चाहे वर्तमान काल हो, भविष्य काल हो, भूतकाल हो। राम शब्द अगर संज्ञा है तो ये राम का राम ही रहेगा, कोई से भी काल में प्रयुक्त कर लो। तो इसलिए संज्ञा जो है ये काल से परिवर्तित नहीं होता है। क्या संज्ञा लिंग से परिवर्तित हो जाती है? हाँ, संज्ञा लिंग से परिवर्तित होती है। अब जो वाक्य बनाया, जैसे मैंने वाक्य लिखा, राम बाजार चला गया। अब यहाँ पे राम जो है, इस वाक्य को अगर ये राम शब्द है संज्ञा है, मैं इसको परिवर्तित करूँ तो यहाँ पे इसकी क्रिया भी प्रभावित, यानी जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया सीता, तो राम और सीता ये लिंग परिवर्तन कर दिया। बाजार चली गई, अब यहाँ पे जो है क्रिया प्रभावित होती है, लेकिन अपने क्रिया का तो कोई लेना देना ही नहीं है। उसने कहा है कि संज्ञा लिंग से परिवर्तित होती है। हाँ, राम की जगह हम सीता भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे राम खाना बना रहा है, सीता खाना बना रही है। ठीक है, या देख जैसे मैंने लिख दिया राम के द्वारा चाय बनाई गई। अब वो कहता है क्या संज्ञा लिंग से परिवर्तित होती है? हाँ, आप लोग लिख दो सीता के द्वारा चाय बनाई गई। वाक्य ऐसा कैसे रहा? तो इसका मतलब लिंग से प्रभावित होती है संज्ञा। राम स्त्रीलिंग भी होती है और पुल्लिंग भी होती है संज्ञा, तो लिंग से प्रभावित होती है संज्ञा। तो पहली बात हो गई, शब्द परिवर्तन की इकाइयों में से लिंग से संज्ञा प्रभावित होती है। अब हम वचन की बात करते हैं, क्या संज्ञा वचन से प्रभावित होती है? हाँ, संज्ञा वचन से प्रभावित होती है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, जैसे मैंने लिखा बालक। अब ये कौन सी संज्ञा है? बालक। बालक जो है, आप लोगों को बालक का जैसे ही ज्ञान होता है तो इसका मतलब बालक एक नहीं होता है, बालक तो बहुत से कोई से भी हो सकते हैं। तो ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो बालक जो है ये एक वचन है। जब हम वचन की बात कर रहे हैं कि ये एक वचन है, और ये वचन से कैसे प्रभावित होती है? बालक की जगह मैंने लिख दिया बालकों, और जैसे ही बालकों लिखा ये शुद्ध है, और ये एक वचन नहीं रहा, बहुवचन हो गया। तो यहाँ पे ये बहुवचन हुआ। तो क्या संज्ञा वचन से प्रभावित होती है? संज्ञा वचन से प्रभावित होती है। संज्ञा लिंग से भी प्रभावित होती है। राम की जगह सीता लिख दो, बिल्कुल जो है वो लिंग से प्रभावित हो जाएगी। और बालक की जगह बाल को लिख दिया तो भी संज्ञा प्रभावित हो गई। तो लिंग वचन से संज्ञा प्रभावित हो जाती है। अब बात करते हैं कारक। कारक जो होते हैं ये 8 कारक होते हैं। अब 8 कारक में से संज्ञा सबसे प्रभावित हो जाती है। संज्ञा जैसे मैंने लिख दिया राम, और राम के बाद में मैंने वाक्य लिखा राम ने, तो इससे जो है संज्ञा प्रभावित हो रही है, इससे वाक्य आगे वाला प्रभावित हो रहा है। अब राम ने की जगह मैंने लिख दिया राम को, तो इससे पूरा वाक्य जो है परिवर्तित हो जाएगा। यानी संज्ञा जो है इससे कारक चिन्हों से भी संज्ञा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यानी कारकों से भी संज्ञा जो है प्रभावित होती है। तो संज्ञा लिंग से प्रभावित होती है, वचन से प्रभावित होती है, कारक से प्रभावित होती है, लेकिन काल से संज्ञा प्रभावित नहीं होती है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि संज्ञा किससे प्रभावित नहीं होती है, किससे रूप परिवर्तित नहीं होता, क्योंकि रूप परिवर्तन की इकाइयों में हम संज्ञा पढ़ रहे हैं। तो इससे किससे रूप परिवर्तित नहीं होता है? तो केवल काल से इसका रूप परिवर्तित नहीं होता है। अब परिभाषा की बात कर ली, शाब्दिक अर्थ की बात कर ली हमने, और किस किस से प्रभावित होती है उसकी भी हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं संज्ञा के भेद के बारे में, कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। परीक्षा में प्रश्न आ जाता है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो ऐसा प्रश्न तो पूछा नहीं गया है, क्योंकि ये तो हम तीसरी कक्षा से पढ़ते आ रहे हैं कि संज्ञा के 3 भेद होते हैं। सबसे पहला जो होता है वो व्यक्तिवाचक होता है, दूसरा जातिवाचक और तीसरा भाववाचक। ये संज्ञा के भेद हम पढ़ते आ रहे हैं।
लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है, अगर हम तीसरी कक्षा के हिसाब से उसके स्तर के हिसाब से प्रश्न पूछेगा तो परीक्षण में वस्तुनिष्ठता, वेद्यता, विश्वसनीयता जैसे गुण नहीं रहेंगे मूल्यांकन में। तो विभेदिता जो है वो मूल्यांकन का सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है। विभेदिता को देखते हुए वो प्रश्न जो है पूछता है कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं और अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो ये दो चीज़ें अपने समक्ष नहीं है, इनको हम समझते हैं। तो संज्ञा के भेद की अगर बात आती है तो संज्ञा के भेद होते हैं 3, और अगर परीक्षा में प्रश्न आ जाता है कि संज्ञा के व्युत्पत्ति के आधार पर कितने भेद होते हैं, तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। अब लिख देते हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद, पहला जो संज्ञा का भेद आता है वो आता है व्युत्पत्ति के आधार पे। दो प्रकार से हम संज्ञा के भेद के बारे में जान सकते हैं, व्युत्पत्ति कह दो, बनावट के आधार पे कह दो, ठीक है। और दूसरा जो आता है वो आता है अर्थ के आधार पे। संज्ञा के अर्थ के आधार पर भेद और व्युत्पत्ति के आधार पर भेद। व्युत्पत्ति की अगर हम बात करते हैं संज्ञा के भेद के बारे में, तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। जैसा कि हम पढ़ते आ रहे हैं कि सबसे पहली जो संज्ञा होती है वो होती है व्यक्तिवाचक, दूसरी जो संज्ञा होती है वो होती है जातिवाचक, और तीसरी जो संज्ञा होती है वो होती है भाववाचक। तो ये संज्ञा के 3 भेद होते हैं व्युत्पत्ति के आधार पे। अब हम बात करते हैं कि अर्थ के आधार पे और व्युत्पत्ति के आधार में क्या भिन्नता है। तो अर्थ के आधार पे संज्ञा के 5 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पे संज्ञा के 5 भेद होते हैं, और ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि अर्थ के आधार पे संज्ञा के 5 भेद कौन कौन से होते हैं। तो 3 तो आपके समक्ष लिखे हुए हैं। पहले जो संज्ञा होती है अर्थ के आधार पे वो होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरी जो संज्ञा होती है वो होती है जातिवाचक संज्ञा। और अब यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद और होते हैं, जिसे हम तीसरे और चौथे के रूप में जानेंगे। तो जातिवाचक संज्ञा का एक भेद होता है वो होता है समुदाय या समूहवाचक संज्ञा, समूह या समुदायवाचक संज्ञा। और जातिवाचक का एक दूसरा और भेद होता है जिसे चौथे भेद के रूप में जानते हैं अर्थ के रूप में, जो होता है द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा, द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा। और 5वां जो होता है वो होती है भाववाचक संज्ञा। तो अर्थ के आधार पे जो है वो संज्ञा के 5 भेद होते हैं और व्युत्पत्ति के आधार पे संज्ञा के 3 भेद होते हैं। तो ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, इनका ध्यान अपने को होना चाहिए कि वो अर्थ के आधार पे पूछ रहा है या व्युत्पत्ति के आधार पे पूछ रहा है। कभी क्या होता है कि हम जल्दबाजी में जब परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि अर्थ के आधार पे संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो हम जो है अपनी मानसिकता के हिसाब से कर देते हैं कि संज्ञा के 3 भेद होते हैं। जबकि आप जो उसका पूरी तरह से उसकी गहराई में जाकर उस प्रश्न को पढ़ो, क्योंकि वो इतने आसानी से प्रश्न नहीं देता है। तो वो जैसे ही पूछता है तो उसको एक बार अच्छी तरह से पढ़ लो कि वो क्या पूछ रहा है, और जैसे ही आपको विदित हो जाएगा कि अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं तो आप 5 भेद करोगे। कौन कौन से होते हैं, तो इनमें से आप लोग ये 5 भेद बताएंगे: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समुदाय या समूहवाचक संज्ञा, द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब हम इनके बारे में विस्तार से बात करते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है और समुदायवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, पदार्थवाचक, भाववाचक ये संज्ञा क्या होती है, इनके बारे में हम जानकारी लेते हैं। पहली जो संज्ञा का भेद आता है वो आती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला जो भेद आता है वो आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। संज्ञा के भेद होते हैं 3। सिंपली पूछता है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, संज्ञा के मुख्य कितने भेद होते हैं, 3 ही भेद होंगे। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 3 होते हैं। अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 5 होते हैं। पहला जो भेद आता है संज्ञा का वो आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, तो सबसे बड़ी बात ध्यान है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा ये जो है पहला भेद है संज्ञा का। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा में अपने को ध्यान रखना, व्यक्ति यानी किसी व्यक्ति विशिष्ट का बोध कराता हो। वे शब्द जो किसी विशिष्ट या विशेष, जैसे हम कहते हैं स्पेशल, किसी एक व्यक्ति विशेष का बोध कराता हो। एक विशेष हम लिख सकते हैं, इसका शाब्दिक अर्थ हम देखें। व्यक्तिवाचक संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इस शब्द का अर्थ क्या होता है, एक विशिष्ट या विशेष। इसका शाब्दिक अर्थ होता है एक विशिष्ट या एक विशेष। अब परिभाषा की बात करते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, तो किसी एक व्यक्ति विशिष्ट या विशेष व्यक्ति के नाम का बोध कराने वाली संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। क्योंकि संज्ञा का शाब्दिक अर्थ नाम होता है और यहाँ भी संज्ञा ही पूछ रहा है, लेकिन कौन सी,
विशेष व्यक्ति वाली। तो परिभाषा में कोई दिक्कत नहीं है, केवल इतना ध्यान रखना है व्यक्तिवाचक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, एक विशिष्ट या एक विशेष। तो वे संज्ञा शब्द जो किसी एक व्यक्ति विशेष के नाम का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मैं आप लोगों को कह दूं, मैंने लिख दिया रमेश। अब रमेश है, हम रमेश को जानते हैं, तो रमेश केवल एक व्यक्ति विशेष ही है जो अपने परिवार का सदस्य हैं। यहाँ पे रमेश की कोई जाति नहीं होती है, रमेश जो है केवल एक व्यक्ति विशेष, एक विशिष्ट व्यक्ति होता है। कहते हैं कि हम रमेश से कुछ रुपए लेकर आया, तो आपको निश्चित ध्यान है कि रमेश कौन है और कितने रुपए लेके आया, केवल एक व्यक्ति विशेष था, उसे मैं रुपए लेके आया। तो रमेश जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। जैसे मैंने लिख दिया सीता। अब सीता अपने परिवार की है, तो सीता ने आज खाना नहीं बनाया। तो आपको पता है जैसे आप परिवार में कहोगे सीता ने आज खाना नहीं बनाया, तो वहाँ पे आप लोगों के पूरे संसार की सीता का ज्ञान नहीं होगा, केवल अपने पास में जो रहने वाली है, केवल एक विशेष जो विशिष्ट जो है उसके बारे में अपने को विदित होगा कि आज सीता ने, ज्योति ने, किरण ने खाना नहीं बनाया। तो जो भी नाम आते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा में, किसी व्यक्ति का नाम आ सकता है, तो इसमें हम लिखेंगे व्यक्तियों के नाम। जैसे व्यक्तियों के नाम हो गए, जैसे मैंने लिख दिया राम, श्याम, किरण, ज्योति, अनीता। ये जो नाम होंगे, यानी आप जो स्पेशल नाम आते हैं, एक विशेष व्यक्ति के नाम आते हैं, व्यक्तियों के नाम, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएंगे। दूसरा बिंदु है, जैसे मैंने लिख दिया महासागरों के नाम। मैंने केवल शब्द लिखा महासागर। महासागर में कौन सी संज्ञा है, तो यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा होगी। लेकिन मैंने लिखा महासागरों के नाम, और महासागरों के नाम मैंने लिख दिए। जैसे मैंने लिखा हिंद महासागर। अब हिंद महासागर एक ही है, लेकिन मैंने कहा महासागर, महासागर तो बहुत से हैं, 7 है। हिंद महासागर हो गया, प्रशांत महासागर हो गया, अटलांटिक, आर्कटिक, जो भी महासागर है वो जो महासागरों के नाम इसके अंतर्गत आ जाएंगे। तो महासागरों के नाम, ठीक है। तीसरा आता है देशों के नाम। केवल एक व्यक्ति विशेष का ध्यान होना चाहिए। ये उदाहरण में आया आप लोगों को समक्ष लिखा रहा हूँ, इसका मतलब यहाँ पे कोई भी चीज़ आ सकती है, लेकिन एक विशेष होनी चाहिए, सबसे बड़ी ध्यान रखनी है। जैसे मैंने देशों के नाम लिखा भारत, अमेरिका, फ्रांस, रूस इत्यादि, ये देश आ जाएंगे। तो देशों के नाम भी जो है वो आगे व्यक्तिवाचक संज्ञा में। अब मैंने लिख दिया अखबारों के नाम। अखबारों के नाम लिखे मैंने लिखा दैनिक नवज्योति, दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, पंजाब केसरी इत्यादि हो गए। ये जो है अखबारों के नाम आ गए। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया गायों के नाम लिख दिए। जैसे गाय शब्द आता है तो उसमें जातिवाचक संज्ञा होगी, लेकिन उनके नाम लिख दिए मैंने, लिख दिया आपने। जैसे घर में गाय होती तो किसी ने कोई ना कोई नाम से हम पुकारते, तो कपिला गाय हो गई, कामधेनु, सुरभि, ये इत्यादि जो है वो गायों के नाम, वो भी गायों के नाम जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। यानी ये शब्द आएंगे जो एक व्यक्ति विशेष का, एक विशिष्ट का बोध कराते हैं, वो सारे के सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। मार्गों के नाम हो गए, जैसे भगत सिंह रोड हो गया, महात्मा गांधी मार्ग हो गया, शिप्रा पथ हो गया, विजय पथ हो गया। इस तरह के जो है मार्गों के नाम हो सकते हैं, अखबारों के नाम हो सकते हैं, नदियों के नाम हो सकते हैं, देशों के नाम हो सकते हैं, व्यक्तियों के नाम हो सकते हैं। तो किसी व्यक्ति विशिष्ट का बोध कराने वाले जो संज्ञा शब्द आएंगे वो सारे के सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो संज्ञा का पहला भेद व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब हम बात करते हैं संज्ञा का दूसरा भेद आता है जातिवाचक संज्ञा। संज्ञा का जो दूसरा भेद है वो आता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा यानी किसी भी जाति, वर्ग, समुदाय का बोध कराने वाले। तो इसका शाब्दिक अर्थ हम लिखते हैं वर्ग या जाति। समुदाय भी हम कह सकते हैं, वर्ग, जाति, समुदाय।
शाब्दिक अर्थ होता है वर्ग, जाति या समुदाय। तो परिभाषा क्या होगी? वे शब्द जो किसी व्यक्ति की जाति, वर्ग, समुदाय के नाम का बोध कराने वाले होते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। तो किसी भी वर्ग व्यक्ति की, किसी भी स्थान की जगह का जो है वर्ग हो सकता है, जाति हो सकता है, समुदाय हो सकता है, उनके नाम का बोध कराने वाले शब्द जो है वो जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब जातिवाचक संज्ञा जो होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया लड़का। अब यहाँ पे लड़का का मतलब एक लड़का ही नहीं है, यहाँ पे लड़का जाति यानी जितने भी लड़के हैं, तो लड़का जो है ये जातिवाचक संज्ञा हो गया। मैंने लिख दिया यहाँ पे जैसे बच्चा, बच्चा जो शब्द है ये जातिवाचक संज्ञा हो गया। इसके अलावा मैंने यहाँ पे लिख दिया पेड़, पेड़ जातिवाचक संज्ञा हो गया। नदी लिख दिया, नदी एक नदी का, जैसे गंगा नदी होती है तो वहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, लेकिन नदी पूछा है तो नदी में जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा न होकर जातिवाचक संज्ञा होगी। नदी, पहाड़ लिख दिया, मैंने लिख दिया झरने, मैंने लिख दिया जंगल। इस तरह के और भी उदाहरण होंगे बहुत से जो जाति विशेष का बोध कराने वाले हैं। मैंने लिख दिया पुस्तक, गाय, लड़की, बालक, बालिका, यानी इस तरह के शब्द आएंगे। ठीक है। कोचिंग, जैसे कोचिंग शब्द ही अंग्रेजी का है, फिर भी पूछ लेता है कोचिंग या संस्थान। संस्थान बहुत से होते हैं, एक ही नहीं होता है, तो वहाँ पे जो सारे शब्द है वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होती है? ये संज्ञा सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें अपने को विदित्व हो जाता है, चलो ठीक है, लेकिन इसके दो और भेद होते हैं। वर्ग, समुदाय, समुदायवाचक संज्ञा होती है, एक द्रव्य या पदार्थवाचक होती है, तो उसमें से वो पूछ लेता है। अभी आगे के जो एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है वो, जैसे एक उसने पूछा था परीक्षा में, प्रश्न पूछा था आम, आम शब्द में कौन सी संज्ञा है? आम शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो आम जैसे हम देखें तो फल है, और आम तो एक ही नहीं होता है, बहुत से आम हो सकते हैं, विभिन्न प्रकार के आम हो सकते हैं, तो आम जो है जातिवाचक संज्ञा में आता है। साथ ही उसने विकल्प में क्या क्या दिया? एक में दे दिया व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक में जातिवाचक संज्ञा दे दिया, एक में समूह या समुदायवाचक संज्ञा दे दिया, और एक में द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा दे दिया। तो 4 विकल्प दिए थे। तो ये 4 विकल्प देखो, एक उसने जातिवाचक संज्ञा दिया, दूसरा जो विकल्प दिया था उसने दिया समूहवाचक, तीसरा उसने दिया पदार्थवाचक जिसे द्रव्यवाचक भी कहते हैं, और चौथा उसने दिया था व्यक्तिवाचक। अगर आप लोगों से परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि आम शब्द है, इसमें कौन सी संज्ञा है, तो आप लोग जो है वो अधिकतर जो है जातिवाचक संज्ञा को सही बता के आओगे। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है, आम शब्द जातिवाचक संज्ञा तो है, लेकिन जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद और होते हैं, समूह या समुदायवाचक, पदार्थ या द्रव्यवाचक। तो यहाँ पे जो आम शब्द है ये जातिवाचक संज्ञा न होकर, यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा न होकर पदार्थ या द्रव्यवाचक है, यानी यहाँ पे पदार्थ की ठोस, तरल और गैस अवस्था के बारे में बताया गया है। तो ये पदार्थ की एक अवस्था होती है, तो आम जो है वो पदार्थ या द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, और ये विकल्प जो उसने सही माना था। इस तरह के प्रश्न आपके समक्ष आए हुए, जैसे पूछा था उसने समाज, समाज जो शब्द है इसमें कौन सी संज्ञा है? विकल्प यही दिए हुए हैं, तो विकल्प में अधिकतर ने जातिवाचक संज्ञा की, क्योंकि समाज एक प्रकार की जाति से बंधा हुआ है, तो जातिवाचक संज्ञा मानेंगे। जातिवाचक संज्ञा होगा, लेकिन किस परिस्थिति में होगा वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। उसके विकल्प क्या दिए हुए हैं? अगर विकल्प में ये चीज़ दी हुई है और पूछता है कि समाज में कौन सी संज्ञा है, तो वहाँ पर समाज में समूह या समुदायवाचक संज्ञा होगी, वहाँ पर समाज में समूह या समुदायवाचक संज्ञा जो है वो सही मानी जाएगी। ठीक है। आम जो है इसमें द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा मानी जाएगी। जब समूह या समुदायवाचक नहीं दिया हुआ और समाज के बारे में पूछा है तब जातिवाचक संज्ञा होगी, लेकिन जब समूह या समुदायवाचक दिया हुआ है तो उस समय समाज जो है वो समूह या समुदायवाचक ही होगा, बाद में जातिवाचक संज्ञा होगा। इसी तरह एक और पूछा था कि सेना जो शब्द होता है, सेना, इसमें कौन सी संज्ञा है? ये होता जातिवाचक है, तीनों जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन जातिवाचक के भी उसने 2 भेद अलग दे दिए, तो आप लोगों को सोच के बताना है। जैसा मैंने बताया कि आम शब्द में पदार्थ या द्रव्यवाचक होगी पहले, जब पदार्थ या द्रव्यवाचक नहीं होगा उस समय जातिवाचक संज्ञा होगी। उसके बाद उसने पूछा समाज, समाज में पहले समूह या समुदायवाचक होगा, जब समूह या समुदाय विकल्प में नहीं हो उस समय जातिवाचक संज्ञा होगी। सेना जो है, ऐसा परीक्षा में प्रश्न पूछा, तो सेना जो है इसमें भी समूह या समुदायवाचक ही होता है पहले विकल्प के हिसाब से, जब समूह या समुदायवाचक नहीं हो उस समय जातिवाचक संज्ञा सेना शब्द में होता है। एक परीक्षा में प्रश्न पूछा भारतीय सेना, भारतीय सेना
सबसे बहादुरी से लड़ने वाली सेना है, ऐसा वाक्य में दिया था। उसने रेखांकित कर दिया कि निम्नलिखित में से भारतीय सेना में कौन सी संज्ञा है। तो भारतीय सेना, यहाँ पे भारतीय का मतलब केवल भारत विशेष की सेना, और जब एक व्यक्ति विशेष या एक के बारे में बताया जाता है तो वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। केवल सेना शब्द पूछता है तो वहाँ पे आप लोगों को समूह या समुदायवाचक बताना है, और जब समूह या समुदायवाचक नहीं और केवल सेना पूछा तो उस समय जातिवाचक बताओगे। और लेकिन उसने पूछा भारतीय सेना, वाक्य के हिसाब से पूछा, तो भारतीय सेना जो है भारत की सेना होती है, रूसी सेना होती है, अमेरिकी सेना होती है, पाकिस्तानी सेना होती है, चीनी सेना होती है। तो इसका मतलब वो सब अपने अपने देश विशेष की सेना है। तो ये अपने भारत देश विशेष की या विशिष्ट सेना होने के कारण इसे भारतीय सेना जो है इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। पूरे भारतीय सेना में, केवल सेना शब्द की बात नहीं कर रहा हूँ, भारतीय सेना में जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। तो आप लोगों को विकल्प के हिसाब से चयन करना है, सोच समझ के चयन करना है दोस्तों। कोई भी प्रश्न जो आप लोगों को गलत जो है वो नहीं करना है। तो जो विकल्प बताए ये परीक्षा में आए हुए हैं, और इसी तरह से आपको भी आगे भी निरंतर ध्यान में रखते रहना है। अब हम बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा में ही कुछ विशेष बिंदु है। जैसे मैंने आप लोगों को विकल्प बताए, अब इसके साथ में ही जातिवाचक जो संज्ञा होती है, इसमें जैसे किसी भी कंपनी का नाम आ जाता है, कोई कंपनी का नाम आ गया, पूछ लेता है कि किसी कंपनी का नाम आता है, तो ये नाम जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत माना जाता है। कोई भी कंपनी होती है, जैसे हीरो होंडा कंपनी होती है, बजाज कंपनी होती है, या कोई भी हिंदुजा लीलैंड फाइनेंस यानी कोई भी कंपनी होती है, तो कंपनी का नाम आता है कंपनी का। जैसे हिंदुजा कंपनी आ गई, या हीरो जो है वो कंपनी होती है मोटरसाइकिल की, या जैसे कोई बजाज कंपनी होती है, तो कंपनी का नाम आता है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगी, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगी। ठीक है, जैसे मैं नाम लिख देता हूँ हिंदुजा, ये जो है ये सारी कंपनी यानी ये इस तरह का नाम आ जाता है तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। लेकिन जब कंपनी में बनने वाले प्रोडक्ट, कंपनी में बनने वाले उत्पादों का नाम आ जाता है तो उस परिस्थिति में वहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा न होकर जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। कब होगी जातिवाचक संज्ञा? जब कंपनी के उत्पाद या प्रोडक्ट का नाम आता है तो वहाँ पे होगी वो जातिवाचक संज्ञा। जैसे उसने कह दिया हीरो, तो हीरो तो कंपनी का नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा ही होगी। लेकिन उसने कह दिया स्प्लेंडर प्लस, गाड़ी का नाम आ गया, स्प्लेंडर प्लस आ गया। ठीक है, तो स्प्लेंडर प्लस तो एक होती नहीं है, बहुत सी स्प्लेंडर प्लस खड़ी होती है। कंपनी में जाते हो तो समय आप लोगों ने देखा होगा बहुत सी स्प्लेंडर प्लस होती है। बजाज की अलग अलग गाड़ियां खड़ी रहती है, तो वहाँ पे जो भी नाम आता है तो प्रोडक्ट यानी बनने वाला उत्पाद हो गया स्प्लेंडर प्लस। हीरो में बनने वाली जो है, हीरो कंपनी में बनने वाली प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट या उत्पाद का नाम जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो ये चीज़ आपने को ध्यान रखनी है। तो ये अपनी हो गई जातिवाचक संज्ञा। अब हम संज्ञा के भेद की बात करते हैं कि जातिवाचक संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा के दो भेद होते हैं, जैसे हमने अर्थ के आधार पर पढ़े थे। जातिवाचक संज्ञा के दो भेद और होते हैं। तो पहला जो जातिवाचक संज्ञा का भेद होता है वो होता है, या जिसे हम अर्थ के आधार पर तीसरी संज्ञा भी कह सकते हैं, या जातिवाचक संज्ञा का पहला भेद भी कह सकते हैं, वो होता है समूह या समुदायवाचक, समूह या समुदायवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा में और समूह या समुदायवाचक संज्ञा में क्या अंतर है? जातिवाचक में हमने पढ़ा था किसी भी वर्ग, समुदाय या जाति का बोध कराने वाले शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। लेकिन समूह या समुदाय में क्या अंतर है? तो ये भी समूह, समुदाय, वर्ग, जाति का ही बोध कराएंगे, लेकिन एक प्रकार की, एक ही तरह की संग्रहित जाति का, एकत्रित, संगठित या इकट्ठा एक ही प्रकार का समूह हो, एक ही प्रकार की जाति हो, एक ही प्रकार का समुदाय हो, लेकिन वो एकत्रित हो, वो इकट्ठा हो, वो संग्रहित हो, वो संगठित हो, लेकिन एक ही प्रकार का होना चाहिए। क्योंकि समाज जो शब्द आता है उसमें समूह या समुदायवाचक संज्ञा मानी गई है। तो उसी तरह से देखो, इसमें जो शब्द आएंगे सारे के सारे एक ही तरह का समूह आएगा, एक ही प्रकार का संग्रह आएगा। मैं उदाहरण के लिए आप लोगों को समझा देता हूँ। जैसे मैंने एक शब्द कहा गुच्छा, अंगूर का गुच्छा कहा या गुच्छा कह दिया मैंने। अब गुच्छा जो शब्द है
ये एक समूह का बोध कराता है, संगठित होने का बोध कराता है। क्या गुच्छा शब्द में जातिवाचक संज्ञा होगी? जातिवाचक संज्ञा होगी जब समूह या समुदायवाचक विकल्प में नहीं हो तब। लेकिन उसने कह दिया गुच्छा शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो पहली प्राथमिकता होती है समूह या समुदायवाचक की। कैसे? क्योंकि गुच्छा जो शब्द होता है वह तो ये जो गुच्छा शब्द होगा या तो चाबियों का गुच्छा हो सकता है या किसी भी जो है फल का, फूल का गुच्छा हो सकता है। जैसे मैंने अंगूर का, तो अंगूर का जो गुच्छा होता है उसमें केवल अंगूर ही लगे होते हैं। अंगूर के गुच्छे में कभी भी चीकू, अनार, आम इस तरह की दूसरी चीज़ें नहीं लगी होती है। तो एक ही प्रकार का एकत्रित, संगठित, इकट्ठा होने का समूह हो, एक ही तरह की चीज़ें, एक ही प्रकार की वस्तुओं का संग्रह हो, वो कहलाती है समूह या समुदायवाचक। अब गुच्छा जो शब्द लिखा है मैंने, अब यहाँ पे गुच्छा किसी फलों का हो सकता है, किसी फूलों का हो सकता है, लेकिन एक ही प्रकार का होगा। चाबियों के गुच्छे में दूसरी चीज़ नहीं आएगी। तो इसी तरह अंगूर का गुच्छा तो अंगूर ही आएंगे, दूसरी चीकू उसमें जो है नहीं आएगा, आम उसके अंतर्गत नहीं आएगा। तो गुच्छा जो शब्द होता है वो गुच्छा शब्द जो है वो समूह या समुदायवाचक होगा। इसी तरह मैं आप आगे लिखता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे कक्षा। कक्षा जो शब्द लिखा, यहाँ पे भी एक ही समुदाय का बोध कराती है, क्योंकि कक्षा में छात्र छात्राएं होती है, कोई दूसरे बालक नहीं आते हैं आसपास के, केवल पढ़ने वाले। जो कक्षा 9 है तो 9 के बालक ही बैठते हैं, उसमें दूसरी कक्षा के बालक नहीं बैठेंगे। तो केवल कक्षा जो शब्द है ये भी समूह या समुदायवाचक शब्द का ही बोध कराता है। जैसे मैंने लिख दिया मंडली। अब ये मंडली जो है किसी एक प्रकार का मंडल होता है, एक ही प्रकार के सदस्य होते हैं, एक ही प्रकार के आदमी होते हैं, तो वो मंडली कहलाती है। तो मंडली में भी समूह या समुदायवाचक संज्ञा होगी। मैंने लिख दिया जत्था। अब जत्था जो होता है ये होता है यात्रियों का समूह। अब जत्था जो उसमें यात्री होंगे, उसमें दूसरी चीज़ें नहीं आएगी, यानी हर कोई उनके साथ में नहीं मिल जाता है। जत्था केवल यात्रा जाने वालों का ही समूह होता है, केवल इस यात्रा वालों के लिए प्रयुक्त होता है। तो वहाँ पे वो एक ही प्रकार का समूह हुआ, केवल यात्रियों का ही समूह हुआ, उसमें दूसरी चीज़ें नहीं आने वाली है। तो ये जो जत्था है इसमें भी समूह या समुदायवाचक संज्ञा होगी। इसी तरह मैंने लिख दिया, जैसे मंडली लिख दिया, सभा लिख दिया। सभा में भी एक ही प्रकार के लोग आते हैं। समिति जो होती है इसमें भी एक ही प्रकार के लोग आते हैं। अब कुछ शब्द और है, जैसे मैंने लिख दिया निकर। निकर जो शब्द है, ये निकर शब्द जैसे वानर निकर, यानी ये जो आप लोग जब सुंदरकांड का पाठ करते हो तो समय निकर शब्द आता है, और निकर का अर्थ होता है बंदरों का समूह, यानी केवल बंदरों का जो समूह होता है एक ही प्रकार का। निकर का मतलब यहाँ पे बंदरों का समूह ही होगा, दूसरे जो है जानवर है, दूसरे जीवों का समूह नहीं होने वाला है। तो बंदरों का समूह, और जैसे बंदरों का समूह हुआ तो ये जो शब्द है ये निकर समूह या समुदायवाचक संज्ञा कहलाएगा। मैंने लिख दिया जैसे रेवड़, एक ही प्रकार के मवेशियों का समूह। मैंने लिख दिया मवेशी, यानी इसमें केवल जानवर ही आएंगे, दूसरे व्यक्ति इसमें नहीं आने वाले। तो मवेशी, रेवड़, निकर। ये जो शब्द है मैंने लिख दिया कुंज। कुंज लिख दिया, मैंने लिख दिया पुंज। अब यहाँ पे कुंज का मतलब होता है पुष्पों का समूह या फूलों का समूह, फूलों का या पुष्पों का समूह, पुष्पों का समूह, यानी इसमें पुष्प ही पुष्प होते हैं। पुंज यानी गलियों का समूह, रास्तों का समूह, गलियों का समूह। सेना, केवल सेना आएगी इसमें और दूसरी चीजें नहीं आएगी। समाज, सभा, समिति, सोसाइटी, समाज। रेवड़, मवेशी, जत्था, ये सारी जो चीज़ें हैं ये सारी की सारी समूह या समुदायवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। तो आप लोग जो है अभी आप लोगों ने देखा लड़का, तो वहाँ पे लड़का जो आता है शब्द, वहाँ पे लड़का विभिन्न प्रकार के जो है वो लड़के आ सकते हैं। कोई शरारती बालक आ सकता है, कोई उदंडी आ सकता है, कोई आराम से जो सीधा साधा आ सकता है। तो लड़का, बच्चा, लड़की, ठीक है, इस तरह के शब्दों में। पर्वत, नदी, पर्वत एक प्रकार का नहीं होता है, पर्वत एक जैसे नहीं होते हैं। बंदर निकर है सारे के एक जैसे ही होते हैं। पर्वत कोई ऊबड़ खाबड़ होता है, कोई कैसा होता है, ठीक है। गुच्छा जो उसमें एक ही प्रकार की चीज़ें आती है। कक्षा में जो है पढ़ने वाले बालक ही आते हैं, पढ़ने वाले बालक मतलब पढ़ने वाले ही होते हैं, ठीक है। मंडली जो शब्द होता है इसमें मंडल एक ही प्रकार के समूह होते हैं। जत्था हो जाता है इसमें यात्रियों का समूह होता है, केवल एक व्यक्ति में विशेष एक ही प्रकार की चीज़ों का संग्रह का बोध कराता है, वो कहलाती है समूह या समुदायवाचक संज्ञा। इंपॉर्टेंट है और इसमें आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम बात करते हैं संज्ञा का चौथा भेद अर्थ के आधार पे, या यूं कह सकते हैं कि जातिवाचक संज्ञा का दूसरा भेद। तो जातिवाचक संज्ञा का दूसरा भेद अगर हम देखें तो वो कहलाता है, जिसे हम अर्थ के आधार पे चौथा और जातिवाचक संज्ञा का हम कहेंगे दूसरा भेद, और वो होगा द्रव्य या पदार्थवाचक। द्रव्य या पदार्थवाचक।
द्रव्य या पदार्थवाचक, आपके समक्ष यहाँ देखो द्रव्य या पदार्थवाचक, यानी ये एक प्रकार की अवस्था का बोध कराता है, एक प्रकार की पदार्थ की अवस्था को हम कह सकते हैं कि पदार्थ की अवस्था का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं, पहले पदार्थ लिख दो इसलिए पदार्थ की अवस्था का बोध कराने वाले शब्द, पदार्थ की अवस्था। अब आप लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा, विज्ञान में, कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, तरल और गैस, या ठोस, द्रव, गैस जिसे हम कहते हैं। तो पदार्थ की जो अवस्था होती है, यानी पदार्थ की तीनों अवस्थाओं के बारे में, ठोस अवस्था के बारे में, द्रव अवस्था के बारे में और तरल अवस्था के बारे में जो अवगत कराता है, वो संज्ञा शब्द कहलाता है द्रव्य या पदार्थवाचक। अब पहले हम समझते हैं द्रव्य, ये शब्द क्या होता है। द्रव्य और द्रव, ये 2 शब्द अपने समक्ष हैं। अब इनका अर्थ क्या होता है, परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया कि द्रव्य शब्द क्या है। तो द्रव्य जो शब्द होता है, इसका अर्थ होता है पदार्थ। मैंने इसके समक्ष लिखा है कि द्रव्य का अर्थ होता है पदार्थ, और द्रव्य जो है इसका अर्थ संस्कृत में मात्रवत प्रदारेशु पर द्रव्यम लोष्टवत, ऐसा कुछ जो है श्लोक आता है, उसमें आप लोगों ने देखा होगा। द्रव्य जो शब्द होता है संस्कृत में, इसका अर्थ होता है धन। धन, यानी यहाँ पे इसका हम 2 अर्थ लेते हैं, पहला लेंगे पदार्थ के रूप में, और दूसरा जो इसका अर्थ होता है वो होता है धन। लेकिन संज्ञा के अर्थ में यहाँ पे इसका अर्थ है केवल पदार्थ से, न कि धन से, ठीक है। और द्रव का अर्थ होता है तरल अवस्था, ये पदार्थ की अवस्था होती है तरल। तो इन दोनों में अंतर स्पष्ट रूप से है कि द्रव्य का अर्थ तो होता है पदार्थ या धन, लेकिन यहाँ पे पदार्थ ही है, और द्रव का अर्थ होता है तरल या पदार्थ की अवस्था एक होती है, उसे हम कहेंगे द्रव अवस्था। तो द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा क्या होगी, जिसमें पदार्थ की अवस्था के बारे में बताए। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, 3 होती है। पहली होती है ठोस, दूसरी होती है द्रव, और तीसरी होती है गैस। अब इनमें जो शब्द आएंगे वो सारे के सारे पदार्थ या द्रव्यवाचक संज्ञा होंगे। अब जैसे मैंने लिख दिया ठोस जो अवस्था होती है, इसमें मैंने लिखा जैसे चीनी, चीनी यानी शक्कर के बारे में बात हो रही है, शक्कर लिख दो, चीनी लिख दो। या मैंने लिख दिया बूरा, शब्दों का ध्यान रखना, बूरा और बूरा में अंतर है। बूरा अगर किसी व्यक्ति को बूरा बनाया जाता है, बेड जिसे हम कहते हैं, अगर उसमें छोटी की मात्रा आती है, और बूरा का मतलब पिसी हुई शक्कर जो बिल्कुल बारीक होती है। तो चीनी, बूरा, सोना, चांदी, अभ्रक, तांबा, लोहा, इस तरह के पदार्थ आ जाएंगे, जिसमें सारे के सारे ठोस पदार्थ आ जाएंगे, वो कहलाते हैं सारे के सारे द्रववाचक संज्ञा कहलाएंगे। ठीक है, द्रववाचक या पदार्थवाचक संज्ञा कहलाएंगे। अब बात करते हैं द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा। अब द्रव की बात करते हैं। इसमें पदार्थ की तरल अवस्था का बोध होता है। पदार्थ की तरल अवस्था आती है, जैसे मैंने लिख दिया छाछ, शब्द में कौन सी संज्ञा है, मैंने लिख दिया घी, मैंने लिख दिया दूध, मैंने लिख दिया तेल, मैंने लिख दिया पेट्रोल और डीजल। निम्नलिखित शब्दों में कौन सी जो है संज्ञा है, तो क्या बताओगे, द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा होगी। उसके बाद में सारे के सारे जातिवाचक होंगे। पहले क्या होंगे, द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा होंगे। अब बात करते हैं गैस के बारे में। तो गैस जो होती है, जैसे मैंने लिखा ऑक्सीजन, निम्नलिखित शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो ऑक्सीजन जो शब्द है इसमें द्रव्य या पदार्थवाचक होगा। और जब विकल्प में द्रव्य या पदार्थवाचक नहीं हो, उस परिस्थितियों में क्या होगा, उस परिस्थितियों में जातिवाचक संज्ञा होगी। मैंने लिख दिया हीलियम, लिथियम लिख दिया, कार्बन डाइऑक्साइड लिख दिया। ये जो सारी गैसें आएगी वो सारी की सारी द्रव्य या पदार्थवाचक के अंतर्गत आएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं संज्ञा का 5वां भेद। संज्ञा का 5वां भेद होता है जो अर्थ के आधार पे पूरा पढ़ रहे हैं। वैसे तीसरा भेद भी कह सकते हैं कि संज्ञा का तीसरा भेद जो होता है वो व्युत्पत्ति के आधार पे। संज्ञा का भेद मुख्य रूप से संज्ञा का तीसरा भेद होता है भाववाचक संज्ञा। अर्थ के आधार पे भी मैंने आप लोगों को बताया। तो अर्थ के आधार पे देखें तो 5वां भेद, और ऐसे देखें व्युत्पत्ति के आधार पे, संज्ञा के आधार पे तो तीसरा भेद। तो तीसरा जो या 5वां भेद जो होता है वो होती है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। अब देखो भाववाचक में क्या होता है। अब भाववाचक में, भाववाचक का शाब्दिक अर्थ होता है दशा, स्थिति, भाव या अपने मन के संवेग। दशा, स्थिति, भाव या संवेग का बोध कराने वाले जो शब्द होंगे वो सारे के सारे भाववाचक संज्ञा कहलाएंगे। भाववाचक का शाब्दिक अर्थ होता है दशा, स्थिति, भाव या संवेग। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की दशा, स्थिति, भाव,
संवेग के नाम का बोध कराने वाले शब्द जो है वो भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, मैंने लिखा हर्ष, अब ये मन में उत्पन्न होने वाला भाव है। हर्ष का मतलब क्या होता है? खुशी। तो हम इसे हम खुशी भी लिख सकते हैं कि खुशी शब्द में कौन सी संज्ञा है? शोक लिख सकते हैं, हर्ष शोक। घृणा लिख सकते हैं, उत्साह लिख सकते हैं, प्रेम लिख सकते हैं, स्नेह, अनुराग, सुख दुख, जीवन मरण, आशा अभिलाषा, ये जो सारे के सारे शब्द होंगे ये भाववाचक संज्ञा होंगे। तो भाववाचक संज्ञा शब्द जो मन के संवेग होते हैं, मन से उत्पन्न होने वाली फीलिंग्स, अपने मन में किस तरह की भावना प्रकट होती है, वो जो मन में विचार आते हैं वो सारे भाववाचक संज्ञा होंगे। ठीक है। अब भाववाचक संज्ञा, सिंपल बात है, भाववाचक संज्ञा होंगे। इसमें सबसे बड़ा प्रश्न पूछा जाता है कि अब अगर हम गहराई से बात करें कि भाववाचक संज्ञा के भेद कितने होते हैं, तो 2 भेद होते हैं। जैसे कहते हैं कि भाव कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के भाव होते हैं। पहला जो भाव होते हैं वो कहलाते हैं मूल भाव, मूल भाव, और दूसरे जो भाव होते हैं वो कहलाते हैं यौगिक भाव। 2 प्रकार के भाव होते हैं, पहला मूल भाव और दूसरा यौगिक भाव। अब मूल भाव की बात होती है कि मन में उत्पन्न होने वाले भाव, जो भाववाचक संज्ञा में अभी मैंने आप लोगों को बताए, ये सारे के सारे जितने भी भाववाचक संज्ञा शब्द यहाँ बनाए वो यौगिक भाव के बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले हम इसके बारे में समझ लेते हैं कि मूल भाव क्या होते हैं। यानी अपने मन में डायरेक्ट फीलिंग जो उत्पन्न होती है, अपने विचार, अपने भाव, अपनी अभिव्यक्ति या मन के संवेग, जैसे आशा, अभिलाषा, उम्मीद, जीवन मरण, हर्ष शोक घृणा, ये जो मैंने आप लोगों के समक्ष लिखे, जीवन मरण, लाभ हानि, ये जो शब्द होंगे वो सारे के सारे मूल भाव कहलाएंगे। मैंने लिख दिया जैसे प्रेम, स्नेह, लाभ, जीवन मरण, आशा, दुख, सुख, कामना, उम्मीद, ये जो सारे शब्द होंगे जो मूल अपने मन से उत्पन्न होते हैं, मन में उत्पन्न होने वाले भाव, मन में उत्पन्न, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? मूल भाव। अब यौगिक भाव अपने मन में उत्पन्न नहीं होते हैं। यौगिक भाव और मूल भाव में सबसे बड़ा अंतर है कि मूल भाव तो अपने मन में उत्पन्न हो जाते हैं, लेकिन यौगिक भाव देखो, यौगिक शब्द देखो ये बना हुआ है योग प्लस इक से मिलके बना है। योग धन इक से मिलके बना है। योग किसी विशेष का योग होता है, किसी से मिलकर बने हुए होते हैं, तो उन्हें हम कहेंगे यौगिक भाव। परिभाषा की बात करते हैं तो यौगिक भाव क्या कहलाते हैं? तो यौगिक भाव होंगे वे शब्द जो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया से मिलकर बने होते हैं। वे शब्द जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय से मिलकर बने होते हैं, ऐसे कहते हैं हम। चलो पूरी बात लिख देते हैं। वे शब्द जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय से मिलकर बने होते हैं। वे शब्द जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम कहते हैं यौगिक भाव। यानी योग प्लस इक किसके योग से बने हुए हैं? तो संज्ञा के योग से बने हुए हैं। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बने, संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बने, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बने, विशेषण से भाववाचक संज्ञा बने, क्रिया और अव्यय शब्दों से भाववाचक संज्ञा बने, उन्हें हम कहेंगे यौगिक भाव कहेंगे। अब इनके उदाहरणों की बात करते हैं कि संज्ञा से जैसे कैसे बनते हैं। तो पहला जो उदाहरण है, हम बात करते हैं संज्ञा से। संज्ञा से जो है भाववाचक संज्ञा बनाना। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। सीधी सीधी बात करें, पहला होता है व्यक्तिवाचक। अभी हम केवल यौगिक भाव की बात कर रहे हैं, भाव कैसे बनाते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा से, व्यक्तिवाचक संज्ञा से यौगिक भाववाचक संज्ञा बनाना, यौगिक भाववाचक संज्ञा बनाना। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा कैसे है? जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया राम, मैंने लिख दिया कृष्ण, मैंने लिखा शिव, मैंने लिखा विष्णु। अब ये बताओ, ये सारे के सारे शब्द व्यक्तिवाचक है कि नहीं है? राम एक ही थे, ये सब अपने देवता है। इन सब देवता में जो है केवल व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि एक ही देवता था, राम, कृष्ण, शिव, विष्णु, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गए। अब मैं इनको यौगिक भाववाचक संज्ञा बनाऊंगा। अब ये जो राम शब्द है, मैं इसमें कुछ ना कुछ जोड़ूंगा, तो मैंने इसमें त्व प्रत्यय जोड़ दिया। जैसे त्व प्रत्यय जोड़ा तो ये रामत्व बन गया।
अब रामत्व बनाना तो इसका मतलब ये किसी के योग से बना है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के योग से बना है, तो रामत्व यौगिक भाव कहलाएगा। लेकिन अपने को ये बात विदित नहीं होगी कि रामत्व में क्या भाव उत्पन्न हो रहा है। राम का मतलब तो राम ही होता है, भगवान राम ही होते हैं, लेकिन जैसे मैंने रामत्व कहा तो यहाँ पे भाव उत्पन्न होता है मर्यादा का, क्योंकि भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। तो जैसे ही रामत्व की बात होती है, रामत्व के भाव की बात होती है, तो मर्यादा की बात सबसे पहले सर्वोपरि होती है। तो राम से रामत्व बना, ये यौगिक भाव हो गया। व्यक्तिवाचक से यौगिक भाववाचक संज्ञा बना दिया। अब इसमें मैंने त्व प्रत्यय जोड़ा तो कृष्ण से क्या बनेगा, कृष्णत्व। और जैसे ही कृष्णत्व का जैसे बात आती है तो वहाँ पे प्रेम की बात होती है। जो कृष्ण है वो प्रेम और स्नेह के देवता है, तो यहाँ पे प्रेम की जो है या रास लीला की बात होती है, रास का भाव उत्पन्न होता है, प्रेम का भाव उत्पन्न होता है कृष्ण और कृष्णत्व का नाम लेते ही। शिव में जैसे ही मैंने त्व जोड़ा शिवत्व हो गया। और शंकर भगवान जो है वो शिवत्व किसका भाव उत्पन्न करते हैं, वो सृष्टि के पालन करता है, वो सृष्टि के जो है सृजनहार है। शिवत्व सृष्टि का श्रृंगार करने का काम करते हैं, श्रृंगार करने का काम करते हैं। और जैसे विष्णु के मैंने त्व लगाया विष्णु तो हो गया, और जैसे विष्णु तो बना तो और विष्णु से इससे बात होती है पालन करने वाले, पालन करने वाले, पालन का भाव उत्पन्न हो गया विष्णुत्व से। तो ये जो सारे शब्द है आप भी ये यौगिक भाववाचक संज्ञा कहलाएंगे। यौगिक भाववाचक संज्ञा, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया और अव्यय से मिलकर बना है। अभी हम केवल संज्ञा के बारे में बात कर रहे हैं कि संज्ञा से कैसे यौगिक भाववाचक बनाएंगे। तो संज्ञा में भी केवल हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा की ही बात की है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा से यौगिक भाववाचक बनाना। तो ये सारे शब्द व्यक्तिवाचक और इनसे मैंने भाववाचक बना दिए। अब मैं बात करता हूँ जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाने की। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाने की बात होती है। अब जो है पहला मैंने लिखा व्यक्तिवाचक से जातिवाचक बनाना, व्यक्तिवाचक से यौगिक भाव बनाना। तो यौगिक भाव आप लोगों ने बना ही लिए। व्यक्तिवाचक से जातिवाचक, शिव से शिवत्व, राम से रामत्व, विष्णु से विष्णुत्व और कृष्ण से कृष्णत्व, ये भाव हो जाएंगे। शिवत्व श्रृंगार करने का भाव, रामत्व मर्यादा का भाव और विष्णुत्व पालन करने का भाव। श्रृंगार, भगवान श्रृंगार करते हैं सृष्टि का और ये मर्यादा का भाव उत्पन्न करते हैं श्री रामचंद्र जी, और विष्णु भगवान जो है ये पालन करने का भाव उत्पन्न करते हैं। तो ये पहली बात हो गई व्यक्तिवाचक से यौगिक भाववाचक बनाना। दूसरी बात होती है जातिवाचक से भाववाचक, यानी जातिवाचक से यौगिक भाववाचक कैसे बनाएंगे, जातिवाचक से यौगिक भाव। तो जातिवाचक से कैसे बनाते हैं, जातिवाचक में मैंने लिखा जैसे इंसान, मैंने लिख दिया आदमी, मैंने लिखा नारी, मैंने लिखा पुरुष, मैंने लिखा बच्चा, मैंने लिखा यहाँ तक इंसान, लड़का, जो भी है वो लिख दिए। जैसे इंसान शब्द है, इंसान जातिवाचक संज्ञा है, आदमी जातिवाचक संज्ञा है, नारी जातिवाचक संज्ञा है, पुरुष बच्चा सब जातिवाचक संज्ञा है। अब इंसान में मैंने ईयत प्रत्यय लगा दिया तो मैंने बना दिया इंसानियत। और जैसे इंसानियत की बात होती है, मन में मानवता का भाव उत्पन्न होता है, मानव से मानवता भी बनता है, इंसान से इंसानियत बनता है, आदमी से आदमियत बनता है, और ये सारे के सारे अपने मन में उत्पन्न होने वाले भाव हैं। आदमियत यानी मानवता, इंसान जो होता है वो इंसानियत मानवता का भाव। नारीत्व, नारी से नारीत्व यानी नारीत्व की बात होती है तो केवल वो नारी से नारीत्व का भाव उत्पन्न होता है, यानी महिला के प्रति अपना भाव उत्पन्न होता है, महिला के प्रति महिला का भाव, यानी महिलाएं अपने प्रति कैसा जो वो सोचती है कि नारीत्व की भावना। आप जैसे सभी के मन में विद्वान व्यक्ति होता है तो उसके मन में नारीत्व की भावना रहती है, उसी तरह नारी से नारीत्व का भाव। पुरुष से बनता है पौरुषता, पुरुष से पौरुषता भी बनता है और पुरुषत्व भी बनता है, दो चीज़ें बनती है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, पौरुष से जो पुरुष से बना है, पुरुष से पौरुषता या पौरुष भी हम कह सकते हैं, पौरुषता नहीं लगाए तो भी पुरुष से भाव उत्पन्न हो गया, और पुरुष से पौरुष बना है। ये प्रत्यय में बात करेंगे कि पुरुष से पौरुष कैसे बना है, तो ये हम प्रत्यय में बात करेंगे, ये पूरी तरह से आप लोगों के समझ में आएगी। पुरुष से पुरुषता, पौरुष या पौरुषता बन जाता है और पुरुषत्व भी बन जाता है। बच्चा से बचपन का भाव उत्पन्न हो जाता है। तो ये सारे शब्द किससे बने, ये जातिवाचक संज्ञा से बने हैं।
ठीक है। तो व्यक्तिवाचक और जातिवाचक से बना दिया। अब भाववाचक से भाववाचक संज्ञा बनती है क्या? भाववाचक से यौगिक भाव बनते हैं क्या? नहीं। यानी भाववाचक से देखें तो बना सकते हैं जैसे हर्ष से हर्षित, लेकिन वो भाववाचक का भाववाचक में हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान देना है कि व्यक्तिवाचक और जातिवाचक से हमने बनाया। अब हम बात करते हैं संज्ञा शब्द से बनाने के बाद सर्वनाम के बारे में बात, कि सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बन सकती है क्या? तो सर्वनाम से दूसरा बिंदु आता है, सर्वनाम से इंपॉर्टेंट बिंदु है, सबसे महत्वपूर्ण है। ये सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। और इसके बाद में मैं आप लोगों को ये भी अवगत करा देना चाहता हूँ कि जो पिछली परीक्षा में प्रश्न आए हुए हैं उन सबको मैं यहाँ पे आप लोगों को समक्ष प्रस्तुत करूँगा। आप लोग उसका उत्तर देना और फिर खुद जो है अपना आकलन करना कि हमने कितना सीखा है। सर्वनाम से यौगिक भाववाचक बनाना, सर्वनाम से यौगिक भाववाचक बनाना। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया मम, मम यानी मेरा होता है, मम सर्वनाम शब्द है। मैंने लिख दिया अहम, अहम भी सर्वनाम शब्द होता है। मैंने लिख दिया अपना, अपना भी सर्वनाम शब्द है। ये जो शब्द है ये सारे के सारे जो है ये सर्वनाम शब्द है। अब मैंने मम से बनाया, मम में त्व लगा दिया, ममत्व। और जैसे ही ममत्व की बात आती है, माँ का पुत्र के प्रति प्रेम जो है वो उत्पन्न होता है। तो ममत्व का मतलब माँ का पुत्र के प्रति प्रेम, ये भाव हो गया ममत्व का भाव। ठीक है। अहम से बनता है अहंकार, अहम से बनता है अहंकार, और अहम से बनता है अहमियत, अपने आप को अहमियत देना। ऐसे शब्द आप लोगों ने देखे होंगे। अहम से अहंकार यानी स्वयं में मैं की भावना रखने वाला, मैं करने वाला, मैं हूँ, कार्य नहीं करने वाला, जो भी हूँ मैं ही हूँ, ऐसा करने वाला, सोचने वाला अहंकारी व्यक्ति जो अहमियत देता है। और अपना से बनता है अपनापन, अपना से बनता है अपनापन या अपनत्व, अपनत्व की भावना उत्पन्न हो जाए। तो ये हो गए हमने सर्वनाम से जो है भाववाचक संज्ञा बनाई। अब हम बात करते हैं तीसरा, संज्ञा सर्वनाम के बाद आती है विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। तीसरा होता है विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना या यौगिक भाववाचक बनाना। विशेषण से भाववाचक या यौगिक भाव बनाना। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया अच्छा, ये विशेषण शब्द है। बुरा, सुंदर, मधुर, ये सारे के सारे शब्द विशेषण शब्द है। अब ये अच्छा विशेषण है, बुरा, सुंदर और मधुर ये विशेषण है। अब मैं इनमें कुछ प्रत्यय जोड़ूंगा जिससे यौगिक भाव बन जाएंगे। क्योंकि यौगिक भाव क्यों कहते हैं? क्योंकि किसी के योग से बने हुए हैं। तो विशेषण के योग में प्रत्यय जुड़ने से अच्छा से अच्छाई बन गया। और जैसे ही अच्छाई की बात होती है तो भाववाचक संज्ञा उत्पन्न होती है कि अच्छाई का भाव यानी भाववाचक संज्ञा। और जैसे मैंने बुरा लिखा तो बुराई की बात हो जाती है, यानी बुराई का भाव उत्पन्न हो गया, तो यौगिक भाव बना। और जैसे सुंदर है तो सुंदर के दो शब्द बनते हैं। सुंदर से एक तो बनता है सौंदर्य जो विशेषण होता है, और एक होता है सुंदरता, एक होता है सुंदरता। तो सुंदरता यहाँ पे हम भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत मानेंगे। सौंदर्य शब्द जो है ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आएगा, लेकिन यहाँ पे सुंदरता मानेंगे। सौंदर्य को पहले विशेषण शब्द मानेंगे, बाद में जब विशेषण शब्द नहीं होगा उस समय यौगिक भाव मानेंगे। लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा उपयुक्त जो है ये सुंदरता माना जाएगा। ठीक है। मधुर से मधुरता बनता है। तो ये सारे के सारे भाववाचक संज्ञा हो गए। यानी हमने संज्ञा से भी जान लिया, सर्वनाम से भी भाववाचक संज्ञा बनाना जान लिया, विशेषण से भी भाववाचक संज्ञा बना ली। अब हम बात करते हैं क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। क्रिया से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है? क्योंकि यहाँ परीक्षा में इसी तरह की प्रकृति के प्रश्न आजकल पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से या निम्न विकल्प में से क्रिया से भाववाचक संज्ञा बना हुआ शब्द नहीं है। ऐसा परीक्षा में प्रश्न कितनी बार रिपीट हो चुका है। तो इस तरह के प्रश्नों के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। और आप लोग जो जितने भी पेपर हुए उनको आप लोग देखने का प्रयास करोगे। सारे प्रश्न जो मैं बता रहा हूँ ऐसे के ऐसे जो है वहाँ पे आए हुए हैं और आने की संभावना, और आएंगे आगे भी अपनी जो प्रतियोगी परीक्षा होगी इनमें से ही प्रश्न आएगा। ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को निरंतर देखते रहना है। अब मैं बात करता हूँ जो क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाने की। क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना, क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा पढ़ना, पढ़ना क्रिया होती है, लिखना भी क्रिया होती है, चलना भी क्रिया होती है, सींचना भी क्रिया होती है, बुनना भी क्रिया होती है। अब ये सारे शब्द जो है ये क्रिया शब्द है।
अब क्रिया से जैसे मैंने पढ़ना है, इसे भाववाचक संज्ञा बनाना है, तो पढ़ाई लिख दिया, आई प्रत्यय जोड़ दिया इसमें, तो पढ़ाई हुआ। और जैसे ही पढ़ाई हो गया तो इसमें भाववाचक संज्ञा हो गई, यानी पढ़ना से पढ़ाई, ये भाववाचक संज्ञा इसके अंतर्गत हो गई। लिखना से बन जाएगा लिखाई, और जैसे लिखाई हुआ तो लिखाई का भाव उत्पन्न हो गया। और चलना से बन गया चलाई, चलना से बन जाता है चलाई। कहते हैं ना मैंने साइकिल चलाई थी, तो चलाई यानी भाव, क्रिया तो क्रिया बाद में, चलना क्रिया है, ये एक सामान्य क्रिया है, लेकिन चलाई जो है ये भाव, चलाई चली नहीं जाती, चढ़ाई चढ़ी नहीं जाती, इस तरह के शब्द आते हैं, वो अनुकरणात्मक क्रिया होती है। तो अनुकरणात्मक क्रिया में चलाई शब्द आता है, और ये चलाई शब्द जो है भाववाचक संज्ञा है। इससे आप लोग ये मत समझ लेना कि क्रिया हो जाएगी, चलाई जो शब्द है ये अनुकरणात्मक क्रिया होती है, उस समय आती है, और ये भाववाचक संज्ञा ही होगा, और क्रिया भी होती है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे भाववाचक संज्ञा, यानी हम केवल क्रिया से भाववाचक संज्ञा बना रहे हैं। सींचना से क्या होता है, सींचना से सिंचाई, और बुनना से बुनाई, ये जो है ये भाववाचक संज्ञा होगी। तो क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना, तो हमने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया से बना ली है। अब हम अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनाते हैं, जो इस भाववाचक संज्ञा का अंतिम और सीमा, अंतिम उत्कर्ष जो है, ये जो अंतिम बिंदु है ये हो गया इसमें अपना अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनाना। अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनाना। अव्यय होते हैं जो लिंग वचन कारक काल के अनुसार परिवर्तित नहीं होते हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन अभी जो बिंदु बीच में आ चुका है तो इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे वैसे, लेकिन अभी ये जो केवल भाववाचक संज्ञा की बात हो रही है कि भाववाचक संज्ञा में अव्यय जो है, अव्यय से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाई जाती है। तो वे शब्द जो लिंग वचन कारक काल में परिवर्तित नहीं होते, जैसे शीघ्र हो गया, जल्दी हो गया, हो गया, नीचे हो गया, ये सारे लिखे मैंने शब्द। अब ये शब्द लिखे हैं, अब जैसे शीघ्र से मैंने भाववाचक संज्ञा बनाई तो शीघ्रता मैंने लिख दिया, शीघ्र से शीघ्रता, और शीघ्रता भाववाचक संज्ञा हो गया। और जैसे मैंने जल्दी लिखा, जल्दी के साथ में जल्दबाजी, जल्दबाजी लिखा, ये भी भाववाचक संज्ञा हो गया। अब ऊपर से मैंने लिखा ऊपरी, ऊपरी भी भाववाचक संज्ञा हो गया। और नीचे से मैंने लिखा नीचाई। अब नीचाई दो प्रकार के शब्द होते हैं, एक ये होता है नीचाई और ये एक होता है नीचाई। लेकिन हम क्या बना रहे हैं, अव्यय से भाववाचक संज्ञा बना रहे हैं, तो ये शब्द शुद्ध होगा। नीचाई का मतलब निम्न स्तर का, नीचे का भाव, नीचे होने का भाव। इस नीचाई का अर्थ होता है निम्नपना, यानी जो नीचा यानी बहुत ही घृणित कार्य करना, वो नीचाई वाला शब्द होता है। तो यहाँ पे नीचाई जो है नीच कार्य करने वाला होता है, ये जो है भाववाचक संज्ञा नहीं होगा। यहाँ पे नीचे से नीचाई का भाव उत्पन्न होता है, ठीक है। ये क्योंकि नीचाई जो शब्द है ये अपने आप में ही भाववाचक संज्ञा है, तो यहाँ पे अव्यय से नहीं बनने वाला है। ये अव्यय से ये बना है तो ये भी होगा और ये भी होगा, लेकिन यहाँ पे ये कि अव्यय से नहीं बना हुआ है। तो यहाँ पे अव्यय से भाववाचक की बात हो रही है, तो केवल नीचाई शब्द ही यहाँ पे होगा। तो ये समाज में आज भी विभीषण विद्यमान है। विभीषण विद्यमान है।
अब देखो निम्नलिखित वाक्य में अगर बात करते हैं, विभीषण शब्द की बात होती है कि विभीषण जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। विभीषण शब्द में देखें तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन वाक्य दे देता है कि निम्नलिखित वाक्य के आधार पर बताइए कि विभीषण शब्द में कौन सी संज्ञा है। अगर वाक्य के अनुसार पूछा जाता है तो यहाँ पे समाज में आज भी विभीषण विद्यमान है। तो विभीषण का मतलब अभी वास्तविक जो विभीषण है वो रावण का भाई अभी विद्यमान नहीं है, वो तो अभी नहीं है होने वाला। अगर अकेले की बात होती है तो विभीषण है, लेकिन यहाँ पे आज भी विभीषण विद्यमान है। विभीषण जैसे व्यक्ति अभी भी है जो परिवार के जो है कलंकित कर देने वाले हैं या कुलद्रोह करने वाले हैं, वो विभीषण जैसे व्यक्ति आज भी है। तो यहाँ पे व्यक्तियों की जाति का बोध करा रहा है कि विभीषण जैसे लोगों की जाति का बोध कराने वाला है। तो यहाँ पे विभीषण जो शब्द होगा वाक्य के अनुसार पूछता है तो ये जातिवाचक संज्ञा होगी। तो व्यक्तिवाचक से जातिवाचक बनाना, इसी तरह का परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। तो दूसरा जो प्रश्न आता है जयचंद। जयचंद जो है इसने मोहम्मद गौरी के साथ में जो है विश्वासघात किया था। तो ये जयचंद जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। केवल एक व्यक्ति जयचंद के बारे में बात हुई है, लेकिन जैसे वाक्य बना दिया कि जयचंदों ने देश की जड़ें खोखली कर दी। अब यहाँ पे जयचंदों ने मतलब वो जयचंद नहीं जिसने मोहम्मद गौरी के साथ वफादारी की और पृथ्वीराज चौहान के साथ में दगा किया था, वो धोखेबाज जयचंद यहाँ नहीं है। यानी अगर जयचंद के बारे में बात करता है, अकेले जयचंद शब्द के बारे में बात करता है तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि एक व्यक्ति विशेष के बारे में। लेकिन उसने वाक्य दिया जयचंदों ने देश की जड़ें खोखली कर दी, तो जयचंदों ने यानी उसके जैसे आज भी धोखेबाज जो देश के साथ में दगा करने वाले विद्रोही व्यक्ति हैं, तो विद्रोही व्यक्तियों के लिए इसका प्रयोग हुआ है। तो जयचंदो जो शब्द है इसमें जातिवाचक संज्ञा होगी। तो दोस्तों आपको सबसे बड़ी बात ध्यान रखनी है कि वो वाक्य के अनुसार पूछ रहा है या शब्द विशेष के माध्यम से पूछ रहा है। अगर अकेले शब्द की बात करता है तो वहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, और वाक्य के अनुसार अगर शब्द की बात करता है तो यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा होगी। इसके साथ में एक और उदाहरण आता है सीता सावित्री। सीता जो है वो रामायण में एक प्रमुख प्रचलित पात्र है, और सीता जो है वो सावित्री जो है यमराज से अपने जो है पति सत्यदेव की जो है वो उनके प्राण लेकर आई थी। तो सीता और सावित्री जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन जब सीता सावित्री का वाक्य में प्रयोग करते हैं और वाक्य के अनुसार पूछ लेता है, जैसे मैं लिख देता हूँ भारत देश सीता सावित्री का देश है, सीता सावित्री का देश है। अब यहाँ पे बात होगी भारत देश सीता सावित्री का देश है, तो यहाँ पे सीता सावित्री अभी वर्तमान में सीता और सावित्री विद्यमान नहीं है। तो वाक्य के हिसाब से पूछ रहा है कि सीता और सावित्री में कौन सी जो है वो संज्ञा होगी। तो भारत देश सीता सावित्री का देश है, यानी सीता सावित्री जैसी पतिव्रता नारियां आज भी विद्यमान है। पतिव्रता नारियां विद्यमान है, स्वामी के प्रति स्वामी भक्त, अपने पति के प्रति प्रगाढ़ प्रेम रखने वाली जो है पत्नियां आज भी विद्यमान है। तो सीता सावित्री जो शब्द है, ये जो शब्द होगा सीता सावित्री यानी उनके जैसी है, तो इनमें जातिवाचक संज्ञा होगी। तो वाक्य के हिसाब से पूछ लेता है भारत देश सीता सावित्री का देश है, निम्नलिखित में से सीता सावित्री जो शब्द है इसमें कौन सी संज्ञा है, तो इस शब्द में जो है वो जातिवाचक संज्ञा होगी। अब एक और उदाहरण आता है जो परीक्षा में पूछा गया है, हरिश्चंद्र जो शब्द है, ये हरिश्चंद्र जो है एक राजा हुए थे, सत्यवादीता पर आधारित राजा थे, और हरिश्चंद्र का जैसे ही नाम आता है अपने को सत्यता की बात याद आती है। तो हरिश्चंद्र जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन जैसे उदाहरण आ जाता है, जैसे उदाहरण आ गया कि आज हरिश्चंद्र देश में है, आज भी लिख देते हैं, आज भी हरिश्चंद्र देश में है। यानी हरिश्चंद्र यानी सत्य, जैसे सत्यवादी लोग, अभी भी सत्य बोलने वाले लोग हैं। तो ये हरिश्चंद्र जो शब्द है यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा होगी, यानी सत्य बोलने वाले लोग, सत्य बोलने वाले लोगों का प्रतिनिधि, यानी सत्य बोलने वाले। और जैसे सत्य बोलने वाले आते तो यहाँ पे एक जाति का बोध होता है, और जैसे जाति का बोध हुआ तो क्योंकि आप लोग भी खुद भी दिमाग लगाओ, क्या हरिश्चंद्र भी वर्तमान में है, क्या सीता सावित्री भी वर्तमान में है, विभीषण है, जयचंद है। अगर ये पहले थे, केवल एक शब्द में पूछा है, वाक्य के अनुसार नहीं पूछा, तो जातिवाचक व्यक्तिवाचक संज्ञा है।
और वाक्य के हिसाब से पूछा है तो इन सब में जो है जातिवाचक संज्ञा होगी। तो वाक्य के ऊपर आधारित होता है कि वाक्य कैसा पूछा गया है, उसी के अनुसार अपने को बताना है। अब बनाते हैं हम जातिवाचक से व्यक्तिवाचक। अभी हमने व्यक्तिवाचक से जातिवाचक संज्ञा बनाई है, अब जातिवाचक से व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात करते हैं। जातिवाचक से व्यक्तिवाचक संज्ञा बनाना। जातिवाचक से व्यक्तिवाचक संज्ञा बनाना। अभी मैं आपके समक्ष यहाँ कुछ जातिवाचक शब्द लिखता हूँ, उनको देखेंगे और उसके बाद में उनसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कैसे बनेगी इसके बारे में भी आप लोग जो है सोचेंगे, क्योंकि ये प्रश्न जो है ऐसे हैं जो परीक्षा में पूछे गए हैं और वही प्रश्न मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। तो आप लोग पूरी तल्लीनता से रखो। और प्रतियोगी परीक्षाओं में रिपीट होते हैं प्रश्न, जो प्रश्न आए हुए हैं वो वापस वैसे के वैसे हूबहू उठ के आ जाते हैं। तो आप लोग इनके बारे में ध्यान से देखेंगे। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे पटेल शब्द लिखा, और जैसे मैंने पटेल लिखा तो यहाँ पे पटेल एक जाति का नाम होता है, पाटीदार जाति कह दो, पटेल कह दो। और जैसे पटेल का बोध होता है तो यहाँ पे एक जाति का बोध होता है। तो पटेल जो शब्द है इसमें जातिवाचक संज्ञा है। और जैसे मैंने बनाया पटेल ने भारत का एकीकरण किया, या पटेल ने भारत के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और जैसे यहाँ पे पटेल लिखा तो यहाँ पे पटेल ने, तो यहाँ पे अपने को केवल एक लौह पुरुष के बारे में बात होती है जिनका नाम है लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में जानकारी मिल जाती है। इसका मतलब यहाँ पे पटेल ने भारत का एकीकरण किया। पटेल शब्द अकेला पूछा गया, जातिवाचक थी। और जैसे व्यक्तिवाचक की बात हुई तो वाक्य में प्रयोग हो गया, तो यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। पटेल ने भारत का एकीकरण किया, वाक्य में पटेल शब्द में कौन सी संज्ञा है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। अकेला देके पूछ ले तो जातिवाचक संज्ञा होगी। इसी तरह आगे प्रश्न देखो, जैसे मैंने लिख दिया महात्मा जी। अब महात्मा तो अपने परिवार में या समाज में आसपास बहुत से महात्मा हैं, संत महात्माओं का नाम हमने सुना है। तो यहाँ पे महात्मा जो शब्द होता है इसमें जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे वाक्य में प्रयोग कर दिया महात्मा जी सत्य व अहिंसा के पुजारी थे। अब यहाँ वाक्य पढ़ा आप लोगों ने, महात्मा जी सत्य व अहिंसा के पुजारी थे। अब यहाँ पे सत्य व अहिंसा की बात होती है तो यहाँ पे महात्मा गांधी जी के बारे में बात हो रही है, यानी गांधी जी। और जैसे ही गांधी जी के बारे में बात हुई इसका मतलब यहाँ पे जो होगा वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। तो वाक्य के ऊपर निर्भर करता है कि महात्मा शब्द अकेला पूछा जाता है तो जातिवाचक संज्ञा, और व्यक्तिवाचक संज्ञा में महात्मा जी सत्य व अहिंसा के पुजारी थे, ये जातिवाचक संज्ञा होगी। इसी तरह आगे प्रश्न देखें, जैसे मैंने लिखा शास्त्री। शास्त्री जो शब्द लिखा है, शास्त्री जो शब्द है यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा है। और जैसे मैंने वाक्य में प्रयोग कर दिया शास्त्री जी राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे। शास्त्री जी यानी हीरालाल शास्त्री के बारे में बात हो रही है, तो वाक्य के हिसाब से शास्त्री जी में कौन सी संज्ञा होगी तो यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। केवल अकेला शास्त्री देके पूछे तो जातिवाचक संज्ञा, और वाक्य के हिसाब से पूछे तो शास्त्री जी जो शब्द है इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। अब एक और उदाहरण है, सबसे इंपॉर्टेंट उदाहरण परीक्षा में पूछा गया, पंडित जी, या पंडित लिख देते हैं। पंडित में कौन सी संज्ञा है तो जातिवाचक संज्ञा। और जैसे ही बात आती है पंडित जी देश के प्रधानमंत्री थे, देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो पंडित जी देश के प्रधानमंत्री थे, पंडित जी देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। और जैसे प्रथम प्रधानमंत्री की बात होती है तो पंडित जी यानी जवाहरलाल नेहरू के बारे में बात होती है, और जवाहरलाल नेहरू एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, तो नेहरू जो है वो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो इसी प्रकार जातिवाचक से व्यक्तिवाचक जो हमने बनाई, तो आप लोग इसके बारे में एक बार भलीभांति से जान लो, ये सारे प्रश्न परीक्षा में आए हुए हैं। अब हम बात करते हैं व्यक्तिवाचक से भाववाचक संज्ञा बनाना। व्यक्तिवाचक से भाववाचक संज्ञा बनाना।
व्यक्तिवाचक से भाववाचक संज्ञा बनाना, व्यक्तिवाचक से भाववाचक संज्ञा बनाना। अब यहाँ पे मैंने व्यक्तिवाचक संज्ञा लिखा गंगा। गंगा अपने देश में एक पवित्र नदी है, एक ही है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मैंने लिख दिया लक्ष्मी। लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी के बारे में बात होती है, तो देवी देवता जो एक है वो सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। तो लक्ष्मी भी जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हुई। मैंने लिखा जैसे यहाँ पे विंध्याचल, विंध्याचल लिख दिया। विंध्याचल पर्वत जो होता है, विंध्य अचल यानी विंध्य पर्वत के बारे में बात हो रही है, तो विंध्याचल जो है ये एक पर्वत है, तो ये भी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब इनको भाववाचक कैसे बनाएंगे? तो भाववाचक हम कैसे बनाते हैं, जैसे मैंने बना दिया सत्संग में ज्ञान की गंगा बहती है। सत्संग में ज्ञान की गंगा बहती है। अब यहाँ पे सत्संग जो सब सत्संग में ज्ञान की गंगा बहती है, तो गंगा शब्द में पूछ लिया कि गंगा शब्द में कौन सी संज्ञा है। केवल अकेला देके पूछता है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। वाक्य के हिसाब से पूछा है सत्संग में ज्ञान की गंगा बहती है, तो सत्संग जो शब्द इसमें देखो ज्ञान की गंगा, तो गंगा जो शब्द है यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगी। ये जो गंगा शब्द होगा इसमें यहाँ पे सत्संग में ज्ञान की या पवित्रता की बात हो रही है। वहाँ पे सत्संग में कोई गंगा थोड़ी आ गई, यानी सत्संग में कोई पानी थोड़ी ना आ जाता है, यानी वहाँ पे सत्संग में पवित्रता की बात हो रही है। तो पवित्रता यानी पवित्रता का भाव उत्पन्न हो रहा है, तो भाववाचक संज्ञा होगी। सत्संग में ज्ञान की गंगा बहती है यानी पवित्रता की बात हो रही है, तो पवित्रता में भाववाचक संज्ञा होगी, यानी यहाँ पे गंगा शब्द में भाववाचक संज्ञा होगी। हम दूसरा आता है लक्ष्मी, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसे हम कहते हैं कि अपना जो लक्ष्मी का मतलब माँ लक्ष्मी जो सुख समृद्धि धन वैभव से परिपूर्ण कर देने वाली होती है, उस माँ लक्ष्मी को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं, वही व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। अब बात होती है कि लक्ष्मी जो शब्द है इसको भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं। तो लक्ष्मी जो शब्द है, जैसे मैंने लिख दिया किरण तो घर की लक्ष्मी है, किरण तो घर की लक्ष्मी है। अब यहाँ पे लक्ष्मी जो शब्द है इसमें यहाँ तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन वाक्य के हिसाब से पूछा है कि वाक्य के हिसाब से लक्ष्मी शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो यहाँ पे किरण तो घर की लक्ष्मी यानी किरण के लिए कहा गया है, किरण तो घर की लक्ष्मी है, इसके चार हाथ पैर नहीं है, वो कोई धन वैभव से परिपूर्ण करने वाली है, पैसे बरसाने वाली नहीं है किरण। यानी यहाँ पे किरण जो है ये लक्ष्मी है, यानी सुख समृद्धि का प्रतीक है, सुख समृद्धि का प्रतीक है। और जैसे सुख समृद्धि की बात होती है, सुख समृद्धि धन वैभव, ये जो है भाववाचक संज्ञा कहलाती है। तो यहाँ पे लक्ष्मी जो शब्द है यहाँ पे भाववाचक संज्ञा होगी, यहाँ पे लक्ष्मी शब्द में भाववाचक संज्ञा होगी। अब बात करते हैं तीसरा विंध्याचल। विंध्याचल का मतलब होता है पर्वत, एक विशेष प्रकार का पर्वत, तो विंध्याचल। अब मैंने लिख दिया कर्मराज तो हर कार्य में विंध्याचल बन जाता है। कर्मराज तो हर कार्य में विंध्याचल बन जाता है। अब यहाँ पे विंध्याचल यानी कर्मराज एक व्यक्ति का नाम है। अब क्या वो पर्वत बन सकता है क्या? ये अपनी मानसिकता की बात हम सोच सकते हैं कि क्या कर्मराज पर्वत बन सकता है क्या? विंध्याचल वाक्य पढ़ो, उसके बारे में कुछ सोचो गहराई से। हिंदी एक ऐसा विषय है, अगर आप लोग अपनी मानसिकता से अपने सकारात्मक सोचों के द्वारा अंदर से सोचते हो, चिंतन करते हो, तो वो चीज़ आप उसका उत्तर मिल जाएगा आप लोगों को। तो यहाँ पे कर्मराज तो हर कार्य में विंध्याचल बन जाता है। अब यहाँ पे जो विंध्याचल है इसका अर्थ जो होगा यहाँ पे बाधा से होगा कि कर्मराज तो हर कार्य में बाधा बन जाता है, अड़चन रुकावट पैदा कर देता है, रुकावट पैदा करता है, समस्या पैदा करता है। और जैसे रुकावट बाधा का भाव उत्पन्न होता है तो वहाँ पे भाववाचक संज्ञा होगी। तो विंध्याचल जो शब्द होगा यहाँ पे भाववाचक संज्ञा होने वाली है। अभी जो पिछली परीक्षाओं में प्रश्न आए थे मैंने आप लोगों को बताए, इसी तरह के परीक्षा में और भी प्रश्न आएंगे।
तो इसी तरह से आपको उसका उत्तर देना है पूरी सकारात्मक सोच के साथ में। और सभी अपना आत्मविश्वास बनाए रखें और प्रतियोगी परीक्षा में निरंतर जुटे रहें, क्योंकि आपके एग्ज़ाम जो है कभी भी किसी भी क्षण हो सकते हैं। अभी वर्तमान परिस्थिति आपके समक्ष है, कितनी चुनौतियाँ हैं, सब आप लोग बाधाओं से जो है निरंतर लड़ रहे हो। तो मेरे को भारतवासी होने के नाते सबसे बड़ी खुशी की बात ये होती है कि सभी भारतवासी अपने जो प्रधानमंत्री महोदय जो निर्देश देते हैं उनका हम पालन करते हैं, उन्हीं के अनुसार जो है निरंतर बने हुए हैं। वो जो बात कर देते हैं वो अपने लिए एक प्रकार की जो है लकीर सिद्ध हो जाती है, उसी लाइन पे हम चल रहे हैं, निरंतर उसी तरह का कार्य कर रहे हैं। तो इस तरह का सराहनीय कार्य करने के लिए आप सभी को एक बार फिर से धन्यवाद, साधुवाद। आप सभी अपने घर पे बने रहें, निरंतर संघर्ष करते रहें, क्योंकि अड़चनें, बाधाएं, चुनौतियां सब विद्वानों के जो है मार्ग में आती है। और मैं भी चाहता हूं कि आप लोग एक दिन सफल होगे अगर निरंतर जो है वो संघर्ष करते रहोगे। कितनी भी बाधा आ जाए, कितनी भी चुनौती आ जाए, कितनी भी रुकावटें आ जाए, लेकिन आपको नई उमंग, नई चेतना, नए जोश के साथ में निरंतर अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं में जुटे रहना है। आप लोग जो है हिंदी विषय के साथ में निरंतर जुड़े रहें, इसलिए आप लोग निरंतर हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइबर नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें, और साथ में जो है इसमें कमेंट भी करें कि हमारे को वीडियो कैसा लगा, किस तरह की जो है क्लासों की आपको आवश्यकता है। इस तरह से हमारे को अवगत कराते रहें, क्योंकि ये परिस्थितियाँ ही ऐसी है, हम आपकी बात को समझ सकें और उसी के अनुसार प्रतिक्रिया कर सके हैं। तो आप लोग जो है निरंतर हमारे को कमेंट करते रहे, फॉलो करते रहे, धन्यवाद। और इसी के साथ में मैं आपको एक बात और बता देता हूँ जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। जैसे आप लोगों को एक सबसे बड़ी अड़चन आती है कि विशेषण और भाववाचक संज्ञा में अंतर समझ में नहीं आता है, क्योंकि हमने संज्ञा का पूरी जानकारी पढ़ ली है, संज्ञा की सारगर्भित जानकारी हमने जान ली है। एक नई बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि विशेषण और भाववाचक संज्ञा में क्या अंतर है। विशेषण और भाववाचक संज्ञा में क्या अंतर होता है, कैसे पहचानेंगे कि ये विशेषण है, ये भाववाचक संज्ञा है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया शीतल, एक मैंने लिख दिया शीतलता, एक मैंने लिख दिया गरीब, एक मैंने लिखा गरीबी, मैंने लिखा गर्म, गर्मी, मैंने लिख दिया ठंड, ठंडाई, ठंडा, सुंदर, सौंदर्य, माधुर्य, मधुरता और मधुर। अब इनमें से आपको कोई सा भी प्रश्न आ जाए, वैसे पूछा गया है, परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, इसमें से परीक्षा में प्रश्न आया है, और ये वाला परीक्षा में सबसे इम्पोर्टेंट ये तीनों, ये सबसे इम्पोर्टेंट, ये परीक्षा में पूछे गए। आप पिछला पेपर देखोगे इसमें आप लोगों को ये मिलेगा, जरूर मिलेगा। जहाँ भी पेपर उठा के देखोगे इनमें से प्रश्न आया हुआ है और पूछा गया है। वैसे हम इसके बारे में और विस्तार से बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको एक तरीका बता देता हूँ पहचानने का। सबसे अच्छा तरीका है कि विशेषण और भाववाचक संज्ञा में कैसे अंतर किया जाता है। जैसे आप लोगों को मैंने कहा शीतल, शीतल से अपने को समझ में नहीं आया कि विशेषण एक भाववाचक संज्ञा है, तो आप लोग क्या करोगे, जितने भी शब्द दिए हुए हैं इन शब्दों के आगे आप लोग जो है संज्ञा शब्द रखोगे। कोई भी संज्ञा शब्द रख सकते हो जो उसके अनुसार अगर सही लगता हो कि ये शब्द मेरे को रखना है, कोई भी संज्ञा शब्द रख सकते हो। अगर वो संज्ञा शब्द रख देने से पूरा अर्थ दे देता है ये वाला शब्द, इस शब्द के बाद कोई भी संज्ञा शब्द रखते हैं और वो शब्द पूरा अर्थ दे देता है, तो इसका मतलब पूरा अर्थ दे देता है, तो विशेषण, ये विशेष्य हो जाएगा, ये विशेषण हो जाएगा। अगर फिर उसके बाद में कोई संज्ञा शब्द रखे और वो उससे पहले वाला शब्द पूरा अर्थ नहीं देता है, या अर्थ समझ में नहीं आता है, या वहाँ पे नहीं आना चाहिए, वाक्य शुद्ध हो जाता है, तो इसका मतलब वो भाववाचक संज्ञा होगी। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जैसे देखो कैसे करना है। शब्द लिखा, कोई सा भी शब्द इसमें पूछ लिया कि कौन सा शब्द इसमें भाववाचक है, जातिवाचक है, तो वो शब्द लिखना कि इसमें कौन सी संज्ञा है, भाववाचक है या विशेषण है, सॉरी इसमें विशेषण है या भाववाचक है, वो शब्द लिखा। उसके बाद में संज्ञा शब्द लिख दिया कोई भी। अगर ये अर्थ देता है, अर्थ देता है तो विशेषण कहलाता है, और अगर ये अर्थ नहीं देता है, अर्थ नहीं देता है तो वो भाववाचक संज्ञा होगी। अर्थ नहीं देता है तो भाववाचक संज्ञा होगी।
किसी भी शब्द के बारे में बाद में संज्ञा लिखा और वो ये शब्द पूरा पूरा अर्थ देता है, ये शब्द पूरा पूरा अर्थ देता है तो वो विशेषण कहलाता है, ये वाला शब्द। और इस शब्द के बाद कोई संज्ञा शब्द लिखा और ये वाला शब्द अर्थ नहीं देता है तो ये वाला शब्द भाववाचक संज्ञा होगा। अब देखो शीतल है, शब्द है, उठा लिया, संज्ञा लिखो, शीतल, जल लिख दो, आइसक्रीम लिख दो, पेय लिख दो, कुछ भी चीज़ लिख दो जो आपको उचित लगती है। तो शीतल जल, तो यहाँ पे जल जो है ये विशेष्य हो गया, इसकी विशेषता बता दी, जल कैसा है, शीतल है, जल कैसा है, शीतल है, यानी ये पूरा पूरा अर्थ दे रहा है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया विशेषण, ये हो गया विशेषण। अब इसी शब्द को आप यहाँ रखो, शीतलता के आगे मैंने जल लिख दिया। अब आप इसे पढ़ो, शीतलता जल। अब शीतलता जल होता है या शीतल जल होता है, शीतल जल का अर्थ निकलता है लेकिन शीतलता जल नहीं होता है। इसका मतलब ये क्या होगा, ये भाववाचक संज्ञा होगी, ये भाववाचक संज्ञा होगी। बहुत सीधा तरीका है, बहुत शॉर्ट तरीका है विशेषण और भाववाचक को पहचानने का। लोग यहीं पे मात खाते हैं, अगर वो पूरा अर्थ दे देता है तो विशेषण कहलाता है और अर्थ नहीं देता तो भाववाचक संज्ञा कहलाता है। गरीब, और गरीब के आगे मैंने लोग लिख दिया, आदमी लिख दिया, व्यक्ति लिख दिया, गरीब लोग, तो ये हो गया विशेषण, बिल्कुल अर्थ दे रहा है। गरीबी के आगे लोग लिखा, अर्थ नहीं दिया तो ये हो गया भाववाचक, क्योंकि गरीबी एक प्रकार का भाव ही है, गरीबी में जीना एक प्रकार का भाववाचक संज्ञा, तो ये भाववाचक संज्ञा। गर्म, गर्म दूध, गर्म पानी, गर्म जलेबी, गर्म रोटी, गर्म भोजन, कोई भी शब्द लिख दो, विशेषण है, पूरा पूरा अर्थ दे रहा है। गर्मी, गर्मी दूध, गर्मी, जितना भी शब्द लिखोगे उसके आगे तो अर्थ नहीं देगा, इसका मतलब ये भाववाचक संज्ञा होगी। तो भाववाचक संज्ञा को और विशेषण को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका आपके समक्ष ये वाला है। ठंड लिखा, ठंड के आगे मैंने कोई सा भी शब्द लिख दिया, वातावरण लिख दो, ठंड वातावरण होता ही नहीं है, इसका मतलब ये अर्थ नहीं दे रहा है, तो ठंड जो है ये भाववाचक संज्ञा हो गया। वापस देखो ठंडाई, ठंडाई के आगे वातावरण लिखा, फिर भी वो अर्थ नहीं दे रहा है, ठंडाई वातावरण, ठंडाई वातावरण नहीं दे रहा है, तो ठंड और ठंडाई दोनों भाववाचक संज्ञा है। ये देखो, इसमें ऐसा भी कभी भी पूछ सकता है कि ठंड, ठंडाई, ठंडा, निम्नलिखित में से विशेषण बताओ, तो यहाँ लिख दो ठंडा वातावरण, ठंडा जल, ठंडा परिवेश, अर्थ दे रहा है, अर्थ दे रहा है, इसका मतलब ये विशेषण हो गया, ये हो गया विशेषण। सुंदर, सुंदर के आगे आप लोगों ने संज्ञा शब्द लिखा, सुंदर लड़की, अर्थ दे रहा है, पूरा अर्थ दे रहा है, इसका मतलब ये विशेषण हो गया। सौंदर्य, सौंदर्य जो शब्द है इसमें आप लिखो, लिखो लड़की, सौंदर्य लड़की होता ही नहीं है, इसका मतलब ये भाववाचक संज्ञा होगी, और अगर अर्थ निकल रहा है तो वहाँ विशेषण होगा, तो ये भाववाचक संज्ञा होगी। माधुर्य, माधुर्य में भी कोई जो है, माधुर्य जो है इसमें आप लोग लिखो माधुर्य, लोग लिख दो या लड़का लिख दो, लड़का, माधुर्य लड़का होता ही नहीं है, इसका मतलब ये भाववाचक संज्ञा होगा। संज्ञा के बाद संज्ञा शब्द लिखा और पूरा अर्थ देता है, इसका मतलब वो विशेषण है, और नहीं दिया तो वो भाववाचक संज्ञा, तो ये भाववाचक संज्ञा। मधुरता, वापस लड़का लिखोगे अर्थ नहीं देगा, भाववाचक हो जाएगा। और जैसे मधुर को देखा, मधुर लड़का, मधुर फल, मधुर आम, और पूरा अर्थ दे दिया, इसका मतलब ये विशेषण हो गया। तो ये बात आप लोगों की समझ में आई होगी कि विशेषण और भाववाचक संज्ञा में कैसे अंतर प्रकट करते हैं। तो शब्द के बाद में संज्ञा शब्द लिख के अपने को देखना है, अगर वो शब्द अर्थ दे देता है तो विशेषण कहलाता है, और अर्थ नहीं देता तो भाववाचक संज्ञा कहलाता है, जो उदाहरण आप लोगों के समक्ष है। तो अपना जो बिंदु था संज्ञा वाला, ये संपूर्ण सारगर्भित मैंने आप लोगों को समझा दिया है। आप हमारे चैनल से निरंतर जुड़े रहें, निरंतर देखते रहें, आप लोग जो है जरूर एक दिन कामयाब होंगे, ऐसा जो है संज्ञान परिवार आपसे मंगल कामना करता है कि आप लोग सफल हो। तो इसी के साथ में आप लोगों को धन्यवाद, साधुवाद, राधे राधे।